एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया है और आजमगढ़ से सांसद हूं इसलिए जनता से पूछकर फैसला लूंगा, अखिलेश यादव ने यह कहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं आजमगढ़ की जनता से पहले पूछूंगा, चूंकि वहां से मैं सांसद हूं इसलिए आजमगढ़ की जनता से मैं पूछूंगा, उसके बाद चुनाव लड़ने पर फैसला लूंगा। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। तो फिलहाल टाल गए जो सवाल था अखिलेश यादव कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर आजमगढ़ की जनता को तय करने के लिए उन्होंने कहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा वादा किया है। सरकार बनी तो समाजवादी पेंशन योजना दोबारा शुरू होगी, ये उन्होंने वादा किया है प्रदेश की जनता से। समाजवादी पेंशन योजना से गरीबों को फायदा मिलेगा और इस बार जरूरतमंदों को 18,000 रुपए सालाना सरकार देगी। एक्सप्रेसवे के किनारे सपेरों की बस्ती बसाए जाने का भी जिक्र किया है अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश में जिस समय समाजवादी सरकार थी, समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी। समाजवादी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करने का काम हो रहा था। 50 लाख के लगभग उस समय समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध, जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया। लखनऊ में पीजीआई के पास सपेरे रहते थे और उन सपेरों को जगह ले ली गई थी आवास विकास के माध्यम से। उन सपेरे परिवारों की कोई मदद नहीं हो रही थी। समाजवादी सरकार बनी थी, लोहिया आवास के साथ साथ उन्हें समाजवादी पेंशन से भी जोड़ने का काम होना शुरू हो गया था। मुझे याद है कि कन्नौज में बड़ी संख्या में मुझे अक्सर हमारे कार्यक्रमों में सपेरे मिलते थे, सपेरे समाज के लोग मिलते थे। और पता नहीं क्यों सपेरे समाज के लोगों से हम समाजवादियों का लगाव रहा है। वो हो सकता है इसलिए भी कि जो हमारी पहचान थी, अगर हम किताबें पढ़ें, पुरानी पढ़ें, तो जो राइटर्स थे जो भारत आए, उन्होंने जहां जहां भारत को किस रूप में लिखा, उन्होंने ये भी कहा कि भारत स्नेक चार्मर्स की देश है। तो उसी समय फैसला लिया था कि एक्सप्रेसवे के किनारे एक स्नेक चार्मर्स विलेज बनाया जाएगा। उस समय जमीन चिन्हित हो गई थी, जमीन नहीं ले पाए थे, लेकिन समाजवादी पेंशन दे दी गई थी उन परिवारों को, लोहिया आवास भी दिया गया था। लेकिन पुणे जब सरकार बनेगी तो एक्सप्रेसवे के किनारे स्नेक चार्मर्स विलेज जरूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पर जनता खड़ी है और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े। और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। 6 महीने के लिए ऋण की अदायगी पर मॉरेटोरियम का राहत भी दी गई थी और बाद में मॉरेटोरियम की अवधि में कंपाउंड इंटरेस्ट का बोझ ना पड़े, इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर की राशि के बराबर की राहत राशि भी उपलब्ध करवाने का निर्णय किया गया था। इसके लिए लोन देने वाली संस्थाओं को भुगतान के लिए वर्ष 2020-2021 के बजट में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था
और आपको याद होगा इस योजना के अंतर्गत ऐसे एमएसएमई लोन्स, एजुकेशन लोन्स, हाउसिंग लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, ऑटोमोबाइल लोन्स, पर्सनल लोन्स और प्रोफेशनल्स और कंजम्पशन लोन्स को कवर किया गया था, जो कि एनपीएस नहीं थे और जिनकी बकाया राशि 2 करोड़ रुपए की सीमा के अंदर ही थी। और इसके लिए एसबीआई को इनके क्लेम्स का निपटारा करने के लिए 30 नवंबर 2021 तक का समय दिया गया था। एसबीआई के द्वारा वर्ष 2020-2021 के बजट में आवंटित 5,500 करोड़ रुपए, इसमें से 4,626 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया था। एसबीआई के पास इसके अतिरिक्त 1,846 करोड़ रुपए के क्लेम्स प्राप्त हुए हैं। तो अंततः शेष क्लेम्स जो बचे हैं उनकी प्रतिपूर्ति हेतु 973 करोड़ 74 लाख रुपए की स्वीकृति आज की गई है, ताकि ये जो डिफरेंस था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, उसकी राहत भी इन उपभोक्ताओं को, बोरर्स को या ऋण लेने वालों को दी जा सके। तीसरा विषय है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत दिल के करीब भी है कि सफाई कर्मचारियों के जीवन में सुधार हो। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है बीजेपी। थोड़ी देर में सीटों के बंटवारे पर ऐलान हो सकता है। निषाद पार्टी अपना दल के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सहयोगी दलों के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है और कोर कमेटी की लगातार बैठकें भी हुई हैं। सीईसी की भी बैठक होने की उम्मीद है आज, और ये उम्मीद की जा रही है कि आज सहयोगी दलों को कितनी सीटें दी जाएंगी, इस पर भी फाइनल मुहर लग जाएगी। कौन कौन सी सीटें होंगी ये भी लगभग तय है, बस ऐलान होना बाकी है। तो सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है बीजेपी। चूंकि सीईसी की भी बैठक आज प्रस्तावित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे इस बैठक में। तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी होगी और कहा जा रहा है कि आज सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चूंकि पहले ही सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बातचीत हो चुकी है, तो बस ऐलान होना अभी बाकी है। थोड़ी देर में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी शुरुआत के 2 फेज के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। 107 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसका भी बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। इसके तहत जो उत्तर प्रदेश बीजेपी वर्किंग कमेटी, कोर कमेटी की जो बैठक है, वो भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है। दीपक हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। दीपक, अब कहा यह जा रहा है कि चूंकि बैठकों का सिलसिला हमने देखा, बैठकों का दौर हमने देखा, मैराथन बैठकें हुई हैं, और अब यह कहा जा रहा है कि सहयोगी दलों को कितनी सीटें दी जाएंगी, यह भी थोड़ी देर के बाद आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। जी अंजलि, बिल्कुल सही कहा। अब से मुश्किल से 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर 6 दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी ऑफिस में ही दोनों सहयोगी दल है, जो डॉक्टर निषाद और अनुप्रिया पटेल दोनों पहुंच चुके हैं। मीटिंग चल रही है और थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कितने सीटों पर कौन कौन सी पार्टी लड़ेगी। हाँ, पर सीटों का डिसाइड नहीं हो पाया है। सीटों का डिसाइड जो अन्य सहयोगी दल है या बीजेपी है वो फेज वाइज फेज अनाउंसमेंट करेंगे अपने उम्मीदवारों की। पर हाँ, कितने सीटों पर कौन कौन लड़ेगा इसकी घोषणा अगले 4 से 5 मिनट में हो जाएगी। तो देखना ये चीज़ होगा कि क्या जो आलाकमान जो कह रहे थे कि डॉक्टर संजय निषाद जो नाराज है बीजेपी से कुछ सीटों को लेकर, वो दूर हो पाती है कि नहीं होता है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी लगातार 30 सीटों की मांग कर रही थी। पर देखिए, बात की जाए तो जब डॉक्टर संजय निषाद से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि लगभग 15 सीटों पर हमारी सहमति बन गई है, और जिसमें से उसी 15 सीटों में से करीब 4 सीट जो ऐसी हैं जहां पे हमारा कैंडिडेट होगा पर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और थोड़ी देर बाद ही साफ तस्वीरें हो जाएंगी कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो क्या बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान हो जाएगा दीपक?
जी देखिए, अभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं होगी, क्योंकि अभी देखिए केंद्र चुनाव समिति की बैठक चल रही थी, पर उसमें से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चले गए हैं। आज केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी तो उम्मीद लगाई जा रही है कल या परसों तीसरे चौथे फेज के उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी कर देगी। तो अभी तक क्योंकि अभी मंथन चल रहा है तो इस पर अभी कहना ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि बैठक चल रही है, बैठक में चर्चा हो रही है सीटों को लेकर कि आखिर कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनको दोबारा रिपीट किया जाए। पर हाँ, ये जानकारी जरूर है कुंदन की करीब 20% फिर इस बार बीजेपी अपने टिकट काटने जा रही है। जो सिटिंग विधायक है उनके 20% टिकट काट दिए जाएंगे, नए उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा जो लगातार जनता के साथ थे, लगातार जनता के बीच में थे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अंदरूनी जो बीजेपी के सर्वे उसमें कई जो विधायक है उनका जो रिपोर्ट कार्ड था वो गलत था, तो इसको लेकर भी आलाकमान बिल्कुल सजग है। और जब कुछ दिन पहले मैं बात करूं संडे में एक वरिष्ठ जो सरकार में मंत्री भी है और एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जब बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड तो उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि पूरे सिटिंग के जो विधायक उनको ही काटे जाए, 20% हर फेज में कटेंगे। तो इस हिसाब से अंदाजा लगा दीजिए कि कितने कटने वाले हैं। हाँ, रही बात देखिए पूर्वांचल की भी चर्चा हो चुकी है, अवध की भी चर्चा हो चुकी है, क्योंकि अगर कहा जाता है कि अगर यूपी की सत्ता पे कोई बैठता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल की से होकर आता है, पूर्वांचल की राजनीति से ही वो लखनऊ और फिर दिल्ली आता है। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल पे भी इनका फोकस है। तो आज देखिए, आज जब चर्चा हो रही है, चर्चा होने के बाद देखते हैं कि कब तक उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल, तो अगले कुछ मिनटों में कम से कम ये तय है कि सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिलेगी, कौन कौन सी सीटें मिलेंगी, ये लगभग तय हो जाएगा। दीपक बने रहिए, आगे भी बातचीत करेंगे आपसे। यूपी के लिए स्टार प्रचारकों के नामों की लिस्ट हालांकि बीजेपी ने जारी कर दी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा स्टार प्रचारक तो होंगे ही, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री और बाकी कुछ नेताओं के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग विपक्ष लगातार करता रहा है, वो भी स्टार प्रचारक की भूमिका में उत्तर प्रदेश चुनाव में दिखाई देंगे। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, इस लिस्ट को अगर देखें तो कुछ नामों के बारे में तो ये तय था कि वो स्टार प्रचारकों की सूची में रहेंगे, बाकी और कौन कौन से नाम शामिल हैं इसमें? जी देखिए, पर जगह दी गई है। मोहित बनवाल अगर कहा जाए तो पश्चिमी क्षेत्र में अच्छे पकड़ पाते हैं और जाट नेता हैं, तो इसकी वजह से उनको लगाया गया है। बीएल वर्मा को भी लगाया गया है जो केंद्रीय राज्य मंत्री है। चौधरी भूपेंद्र सिंह कहा जाता है कि उनकी पकड़ अच्छी है और बीजेपी के मंत्री हैं और लगातार इनका जो संगठन पे फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो वही देखिए जेपीएस राठौर, भोला सिंह कटिक, ऐसे कई नाम हैं जिनको लगाया गया है काम पर। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जो किसान आंदोलन में जो लगातार जो किसान जो नाराज थे बीजेपी से, उनको कहीं ना कहीं साधने के लिए बीजेपी ने बिल्कुल तैयारी कर ली है कि क्योंकि उनके ही इलाके से किसी नेता को भेजा जा रहा है कि आप जाइए और समझाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को यह अंदरूनी डर था कि कहीं ना कहीं पश्चिमी क्षेत्र जो चल रहा है उसमें विवादों में कहीं पार्टी को नुकसान ना हो जाए, इसलिए कई ऐसे उम्मीदवारों हैं जिनको इस बार स्टार प्रचारक में बनाया गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है, देख लीजिए 2017 या 2019 में वरुण गांधी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा गया था, पर इस बार 2022 में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन ये स्टार प्रचारकों की जो सूची है दीपक, बड़ा सवाल ये है कि चूंकि आप फिजिकल रैली कर नहीं सकते हैं, सब कुछ आपको वर्चुअली करना है, तो इन 30 नामों के इतर जो नेता हैं जो बीजेपी में अच्छे कद के नेता हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से जुड़े हो या फिर बाहर के प्रदेशों से जुड़े हुए हैं, वो तो वर्चुअल रैली तो कर ही सकते हैं ना। जी देखिए, कल मेरी किसी वरिष्ठ नेता से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग डिजिटल पे, क्योंकि देखिए डिजिटल पे बीजेपी का कोई जोड़ नहीं है। डिजिटल में अगर बात की जाए तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल में अगर प्रधानमंत्री का कोई भी अगर भाषण हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कोई भी भाषण हो, तो बीजेपी ने एक सिस्टमेटिक तरीका से कर रखा है कि जितने भी सांसद हैं और जितने भी विधायक हैं खुद ऑटोमेटिक उनके फेसबुक पे चला जाता है और लाइव चले जाता है। तो डिजिटल में कहीं दो राय नहीं है। पर हाँ, स्टार कैंपेन की जो लिस्ट लगी है तो उसमें ये सारे के सारे जो वो डिजिटली जुड़ेंगे। एक 5-5 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, डिजिटली रथ होगा, तो उस हिसाब से ये लोग जाएंगे। हाँ, अगर बात की जाए तो देखिए क्योंकि 22 तारीख तक रोक है, तो 22 तारीख के बाद बीजेपी को ऐसा लगता है या फिर अन्य दलों को ऐसा लगता है कि चुनाव में थोड़ी सी ढील जाएगी और जो नेता है वो
अपने जो जनता है उसके बीच में जाएंगे और प्रचार करेंगे। पर कहीं ना कहीं बीजेपी देखिए, जब अगर बात की जाए तो जब बंगाल विधानसभा चुनाव था तो उसमें भी उसने बिल्कुल डिजिटल किया था, और उसमें कहीं ना कहीं डिजिटल के मामले में अगर बात की जाए तो बीजेपी महारत है। बीजेपी जानती है कि डिजिटल में किस तरीके से कब्जा करना है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर भी बहुत तैयारी हो चुकी है बीजेपी की। शुक्रिया दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो बीजेपी को ऐसा लगता है जब फिजिकल रैली होगी तो ये स्टार प्रचारक मैदान में होंगे और बीजेपी के लिए माहौल बना सकते हैं, दोबारा सत्ता में वापसी की राह आसान कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं और उन्होंने कहा है कि देश को बचाना है तो राष्ट्रवाद के साथ चलना होगा। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। अपर्णा यादव ने बीजेपी में शामिल होने के बाद यह बयान दिया है। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, देश को बचाने के लिए राष्ट्रवाद बेहद जरूरी है। अपर्णा यादव ने यह बात कही है। मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। जी। अपर्णा यादव ने न्यूज इंडिया से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू हैं अपर्णा यादव जी। मैडम, आप बीजेपी में शामिल हुई हैं, किस तरीके से देखते हैं बीजेपी में जो लगातार विकास हो रहा है? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है जिसने भारत के संस्कारों को, इसके मूल्यों को, इसके धर्म को बचा करके रखा है, और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रवादिता को बहुत आगे रखा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज इस पार्टी से जुड़ करके मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैम, अगर बात की जाए तो कहाँ से लड़ने का प्रोग्राम है, लखनऊ कैंट से या फिर सुल्तानपुर से? क्योंकि कहा जाता है कि अपर्णा यादव
लखनऊ कैंट से पिछली बार लड़ी थी, इस बार कहाँ से लड़ेंगी? देखिए, लखनऊ कैंट से मैं जरूर लड़ी थी पिछली बार, पर मैं ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ती हूँ कि वो मेरे लिए क्या इच्छा रखते हैं। मुझे पूर्ण आस्था है कि जो भी निर्णय वो मेरे लिए लेंगे, जो भी दायित्व का निर्वहन करने के लिए वो मुझे देंगे, वो मुझे शिरोधार्य होगा। तो ये थी अपर्णा यादव जिन्होंने कहा था कि पार्टी जो मुझे निर्णय देगी उस पर मुझे मंजूर होगा। कैमरामैन राम नरेश के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पार्टियों का बदलने का दौर उत्तर प्रदेश में जारी है। इन सब का असर क्या पड़ेगा? अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने का उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आज यादव परिवार को एक बड़ा झटका दिया है, यानी कि समाजवादी परिवार को एक बड़ा झटका देते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हम खड़े हैं अपर्णा यादव के लखनऊ के आवास पर। ये उनका आवास है, 8/11 विक्रमादित्य मार्ग। इसमें श्री मुलायम सिंह यादव, श्रीमती साधना यादव, प्रतीक यादव, अपर्णा यादव, ये इनका आवास है और यहाँ पर अपर्णा यादव रहती हैं। दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग हुई है। माना ये जा रहा है कि परसेप्शन की ये राजनीति पूरी तरह से, जिस तरह कही जाती है कि राजनीति परसेप्शन का खेल होता है, और आज भारतीय जनता पार्टी ने उसी तर्ज पर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सपा में शामिल कराकर अखिलेश यादव ने भाजपा को झटका दिया था, तो वहीं आज भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ा दांव खेलते हुए यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इससे एक संदेश और भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है कि जो महिलाएं हैं, यानी 50% जो आबादी है, उसका विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी पर ही है। इसे समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कैमरामैन हरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।